हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो यार देखो ना, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करता हूं आपसे कि जे एडवांस के लिए अगर आपको तैयारी करना हो, देखो ऑलरेडी मेंस के लिए आप पढ़ चुके होते हो। अगर एडवांस के लिए कुछ हर चैप्टर में अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, तो कुछ कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा सा एडवांस पे अपने को अलग से पढ़ना पड़ता है, और वो एक्चुअली होते आसान है। मतलब उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली क्या होते हैं, अच्छे वाले होते हैं, उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले, जो श्रोडिंगर इक्वेशन के जितने भी ग्राफ्स होते हैं बच्चों, उनको आपको बहुत क्विकली उन सवालों को कुछ सेकंडों में आप उनको ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज के बाद, क्योंकि ये श्रोडिंगर वाला पोर्शन होता है ना, में से सारा पोर्शन एटॉमिक का आप मेंस लेवल तक पढ़ चुके होते हो, लेकिन इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से आपको कंसेप्चुअली पढ़ना होता है जेई एडवांस के लिए। तो यस, तो माय सेल्फ लोकेश चौधरी, और सेशन को एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि इस तरह का हर चैप्टर का जो जे एडवांस के लिए अलग से आपको इस तरह के कंसेप्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स के सेशन आपके लिए आते रहेंगे। यस, तो आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। देखो श्रोडिंगर से अगर मैं बात करता हूं, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस तरह के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो कि हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं। क्योंकि श्रोडिंगर का जो होता है, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स बोलो, तो हाइसेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिलकर इस ब्रांच बनाया था ना पूरा, जहां पे हम एटॉमिक लेवल पे है ना स्टडी करते हैं ना। ओके, जैसे कुछ भी नई चीज डिस्कवर करनी हो, कोई भी नया मटेरियल बनाना हो, तो एक्सपेरिमेंटली करने से पहले हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली वो चीज पॉसिबल होती है कि नहीं होती। वो सारी हम है ना यहाँ पे क्वांटम मॉडलिंग वगैरह है ना श्रोडिंगर के अंदर इक्वेशन के थ्रू ही करते हैं। जो जितनी भी है ना मॉडलिंग होती है ना, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग होती है, वो सारी चीजें। ओके जी। हाँ, तो देखो वे, जिसमें जो वेव है, देखो आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वेव नेचर भी बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर होता है। तो साई जो होता है वो एक वेव फंक्शन होता है। तो देखो साई हमें क्या बताता है, देखो साई हमें बताता है, देखो यहां से साई को हम तीन पार्ट में हम डिनोट करते हैं। तीन आपको पता है क्वांटम नंबर्स अगर हमें पता चल जाए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें तीन क्वांटम नंबर पता चल जाते हैं। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, इस वेव फंक्शन को हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। एक तो होता है साई ऑफ आर, जिसको हम बोलते हैं रेडियल, ओके है ना, रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। और एक होता है साई को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दैट इज थीटा एंड फाई। तो इसको इस तरह से रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम यहाँ पे है ना अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं बच्चों रेडियल वेव फंक्शन। ओके, या इसको हम बोलते थे रेडियल पार्ट, इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट। ओके, और इसको हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट, है ना। तो इसको है ना वेव फंक्शन को हम बोलते हैं एंगुलर पार्ट। ओके, एक बार इसको समझ लो, ठीक है। दिस इज रेडियल पार्ट और दिस इज द एंगुलर पार्ट। ओके, इनको फिर हम सोल्व करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू। लेकिन आपको इतना हाई लेवल पे सवाल है ना, आपका जे एडवांस में नहीं आता, बट इतना जरूर आता है भाई, ये रेडियल वेव फंक्शन है, तो यहाँ पे होता है एन, एल से इसको डिनोट किया जाता है, ये एल और एम से डिनोट किया जाता है। ये तो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जे एडवांस के अंदर सवाल क्या पूछे जाते हैं आपसे, एग्जाम्स के अंदर क्या सवाल पूछे जाते हैं, हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे आते हैं। ज्यादा डेप्थ में हम रेगुलर क्लासेस में जाएंगे, इस सेशन में हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कि हम आते हैं डायरेक्टली कि जे एडवांस में किस तरह के सवाल आपसे श्रोडिंगर वाले पार्ट से पूछा जाता है। क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना डेप्थ में जा सके। देखो यहाँ पे तीन ग्राफ बनते हैं बच्चों, एक बनता है साई, साई को बोलते हैं मतलब वेव फंक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर सारी क्वांटम इंफॉर्मेशन है ना इलेक्ट्रॉन की छुपी हुई होती है। साई ऑफ आर वर्सेस आर का प्लॉट होता है, साई है, या इसको हम बोलते हैं रेडियल फंक्शन। कभी कभार आपको एनसीईआरटी में रेडियल वेव फंक्शन भी दिया होता है। ओके, मतलब दोनों एक ही चीज है। लेकिन आपने देखा कि साई को हम दो तरह से डिनोट करते हैं, इस वाले पार्ट को हम आर ऑफ आर भी बोल सकते हैं, इसको रेडियल पार्ट बोलते हैं। ओके, इसको रेडियल पार्ट हम बोलते हैं। तो ग्राफ है ना साई ऑफ आर वर्सेज आर, मोस्ट ज्यादातर ये होता है, ये एनसीईआरटी में ये भी आपका दिया हुआ है, तो उससे सेम, ठीक है। एक होता है, इसको बोलते हैं साई ऑफ स्क्वायर, है ना, मतलब ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और एक होता है अगर मतलब किसी भी आर डिस्टेंस में अगर हमें है ना, किसी भी एटम है ना आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम इस फंक्शन से निकालते हैं। और अगर हमें किसी डीआर थिकनेस की है ना स्फेरिकल सेल कट करे, तो उसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो इसको अलग अलग करके एक एक चीज समझते हैं अब डिटेल में। तो ये तीन तरह के आपके ग्राफ पूछे जाते हैं। अब इनको अभी अपन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट्स बच्चों आप ध्यान से सुन लो, है ना, क्योंकि ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वही दो कंसेप्ट होते हैं सिंपल सिंपल से, जिनको हमें अप्लाई करना होता है श्रोडिंगर्स के ग्राफ बनाने में। पहला पोर्शन होता है बच्चों नोड। नोड क्या होती है, नोड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, वो रीजन है ना एटम्स के अंदर वो रीजन वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो, उसको हम बोलते हैं नोड। ओके, जैसे कि ये डायग्राम्स आप देख पा रहे होंगे कि एस ऑर्बिटल्स में आपको कुछ ऐसा रीजन नहीं दिख रहा होगा, है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस वाले केस में अगर हम देखेंगे 2s ऑर्बिटल्स में देखेंगे, तो हमें लगेगा एक येलो वाला रीजन है, बीच में एक छोटा सा व्हाइट रीजन आ रहा है, तो यहाँ पे दो एक नोड होगी। अगर 3s को हम देखते हैं, तो इस वाले केस में आपको दो दो है ना व्हाइट रीजन दिखेंगे, एक तो ये वाला है और एक सेकंड ये ना येलो के और ब्लू के बीच में। तो अभी समझते हैं किस तरह से हम रेडियल नोड यहाँ पे काउंट करते हैं, बस सिंपल से अप्लाई कर देते हैं। बस ये पता होना चाहिए भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो,
जैसे कि इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो ये वाली आपकी बॉल थी और ये ब्लू वाली, तो उसके बीच में एक रीजन छोटा सा है ना, एक छोटा सा रीजन है, खाली जगह है। इसमें आप देखोगे मतलब ये जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू और इसके बीच में येलो के बीच में एक खाली जगह दिख रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, इस तरह से आपको समझते हैं। अब देखो व्हाट इज अ रेडियल नोड है ना, रेडियल नोड कहां से काउंट करते हैं भाई, किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब कितने पॉइंट पे है ना, कितनी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसको हम रेडियल नोड से काउंट करते हैं। दैट इज n minus l minus 1। व्हाट इज द n? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l इज द अजूमथल क्वांटम नंबर। ठीक है, l कितना होता है बच्चों, s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है ना, और d के लिए 2 होता है, l के ना f के लिए 3 होता है। ये सब चीज आप जानते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए पहला फॉर्मूला, n इज द प्रिंसिपल, l इज द अजूमथल क्वांटम नंबर। अब इधर देखो अपन अब कुछ प्लॉट बनाते हैं ना कि प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, मोड ऑफ साई स्क्वायर, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि, और ये साई का प्लॉट है ना, साई वर्सेस आर या मोड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर के अगर प्लॉट हमें बनाने होते हैं तो उनके कुछ 3 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखने। ठीक है, पहला पॉइंट होता है कि एस ऑर्बिटल का जो भी ग्राफ होगा वो मैक्सिमा से शुरू होगा। अगर आपको एस ऑर्बिटल्स का साई वर्सेस आर या मोड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर का अगर प्लॉट बनाना है तो मैक्सिमा से शुरू होगा। अगर हम बात करते हैं पी डी और एफ ऑर्बिटल्स जो भी होंगे, ओके, उनका ग्राफ आपका हमेशा मिनिमा से शुरू होगा। इसको समझते एक बार, ओके। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना, इसको मैं आपको समझाने वाला हूं कि व्हाई, कि एस ऑर्बिटल हमेशा मैक्सिमा से शुरू करेगा और साई वर्सेस आर या साई स्क्वायर वर्सेस आर, और पीडीएफ हो गया वो मिनिमा से शुरू करेगा। क्यों, इसको अभी हम समझेंगे ना, ओके। अब देखो उससे ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही है, और सेकंड पॉइंट एक और ध्यान रखना है कि इनका जो भी ग्राफ होगा, इनका जो पीक जो आएगी इनमें है ना, वो क्या आएगी, डिक्रीजिंग पीक आएगी। ये भी एक चीज आप ध्यान रख लेना है ना कि डिक्रीजिंग पीक। अब इसको समझ लेंगे भाई डिक्रीजिंग पीक क्यों आई और ये मैक्सिमम मिनिमा से क्यों आ, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग पीक होती जाएगी ना, जैसे डिस्टेंस के साथ बढ़ती जाएगी ना डिक्रीजिंग पीक। ये बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो भाई एस का सबसे ग्राफ है ना मैक्सिमा से क्यों शुरुआत, ये एस ऑर्बिटल्स होता है आपका, ओके। अब आप ध्यान से देखोगे जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर निकलोगे ना, जैसे ही आप इस न्यूक्लियस से बाहर निकलोगे, ये रहा न्यूक्लियस है ना, तो आप देखोगे ना, जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर देखोगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लॉट दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मैक्सिमम, जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर निकलोगे, आर से मतलब 0 से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो आपका साई वर्सेस आर हो गया या साई स्क्वायर वर्सेस आर हो गया, वो जो प्लॉट होगा वो आपके इधर मैक्सिमा से शुरू होगा। जैसे आप आर का प्लॉट बनाओगे, जैसे थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम से शुरू होगी। तो ये वाला जो प्लॉट आएगा हमेशा मैक्सिमा से शुरू होगा। ये आपका हो गया साई हो गया, या और आप साई स्क्वायर बोल दो ना, ठीक है, वर्सेस आर का प्लॉट बनाओगे तो दैट्स द रीजन फॉर एस, तो इसलिए मैक्सिमा से शुरू होता है। पी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों ना, पी में मैंने आपको बताया था कि पी डी एफ इन सबका ग्राफ क्या होता है, मिनिमा से शुरू होता है। तो पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राफ अगर देखता हूं बच्चों ना, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस से जैसे ही है ना, यहां से थोड़ा सा बाहर निकलोगे, आपको पता है इस रीजन ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं कि न्यूक्लियस जैसे बाहर निकलोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है ना, इन लोब्स में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ बढ़ती रहती है ना, इस तरह से बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही बाहर निकलोगे, इससे बाहर निकलोगे, यहाँ पे मिनिमम है, तो ग्राफ आपका साई वर्सेस आर या साई स्क्वायर वर्सेस आर का अगर प्लॉट अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये मिनिमा से आपका ग्राफ यहाँ से कुछ शुरू होगा, इस तरह से शुरू होगा मिनिमा से। आया समझ में? तो बस आपको ध्यान रखना कि 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो है बच्चों दैट इज द एस ऑर्बिटल मैक्सिमा से शुरू होगा, पीडीएफ का जो ग्राफ होगा वो मिनिमा से शुरू होगा, है ना, साई वर्सेस आर या साई स्क्वायर वर्सेस आर, और हमेशा डिक्रीजिंग पीक आएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना, उस तरह से। तो बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखते हैं। एक और ग्राफ के बारे में पूछ लेता हूं, फिर अपन यहाँ पे डिफरेंट प्लॉट करते हैं बच्चों ना, ठीक है, फिर उनके कुछ एडवांस के सवाल अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, एक और जो कंसेप्ट होता है दैट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसका हम बात करें, तो एक हमने साई वर्सेस आर का कंसेप्ट सीख लिया है ना, साई स्क्वायर वर्सेस आर का देख लिया। ओके, अब ना जो लास्ट वाला बचता है दैट इज द, है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब किसी भी डीआर थिकनेस में हमें अगर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो वैसे स्फेरिकल सेल के अंदर, क्योंकि आपका एटम्स क्या स्फेरिकल होता है, तो ये ज्यादा प्रोबेबल होता है डीआर थिकनेस की अगर कट करेंगे क्योंकि सिमेट्री की वजह से, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये सारे ग्राफ्स हमेशा 0 से शुरू होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सारे ग्राफ्स, है ना, क्योंकि आर इक्वल टू जब 0 रखोगे तो सारे ग्राफ 0 से शुरू होंगे, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया या एफ हो गया। और सेकंड पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है, अब आर अगर बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा, अब आप मुझे बताओ इनकी जो पीक्स थी तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आर का वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिकली ये वाला फंक्शन भी इंक्रीज होगा। आर इंक्रीज होगा तो पीक्स क्या होगी, पीक्स क्या होगी, यहां पे पीक्स इंक्रीज होगी।
अब इनको अपन ग्राफ में अप्लाई कर लेते हैं इन कंसेप्ट्स को ना, आगे समझ में, इज इट क्लियर? अब इन ना, अब यहाँ पे कुछ कुछ ग्राफ अपन यहाँ पे प्लॉट करते हैं बच्चों, जैसे 2s ऑर्बिटल है। तो आपको एक कंक्लूजन में आपको बता दूं बच्चों, एक कंक्लूजन अगर मैं आपको यहां से बताऊं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि साई वर्सेस आर का अगर प्लॉट बनाते हैं, साई वर्सेस आर, या अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां से कि आपको एक कंक्लूजन अगर ड्रॉ करे कि साई वर्सेस आर का प्लॉट बनाओ, ठीक है, या साई स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट बनाओ, या आप है ना साई स्क्वायर या किसी भी डी आर थिकनेस में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेज आर, ठीक, इसका प्लॉट बनाओ। तो इस वाले केस में अगर देखो, ये तो हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मोड वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, साई वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन की दो होती है ना, यहां से वेव जो मूव करती है ना, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, तो बेसिकली ये क्या होगा, प्लस माइनस है ना, दोनों पार्ट रहेगा। ओके ओके, अब इसमें एस की बात करते हैं। एस ऑर्बिटल कहां से शुरू होगा, हमेशा मैक्सिमा से शुरू होगा, मतलब ऊपर से मैक्सिमा से शुरू होगा। पी ऑर्बिटल कहां से शुरू होगा बच्चों, पी ऑर्बिटल हमेशा मिनिमा से शुरू होगा, मिनिमा से शुरू होगा, या आपका डी ले लो, एफ ले लो ऑर्बिटल्स, बाकी ऑर्बिटल सब मिनिमा से शुरू होंगे। ठीक है, इस वाले केस में अगर हम बात करते हैं बच्चों, सारे ग्राफ एस पी डी एफ सारे ग्राफ कहां से शुरू होंगे, मिनिमा से शुरू होंगे, मिनिमा से शुरू होंगे। ये आपको समझ में आ गया, बस ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सारे ग्राफ अपन, अच्छा ये इधर तक है पॉइंट। ओके, तो है ना, ये आपको समझ में आ गया क्या, इज इट क्लियर? तो बस है ना, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, चलो जब ग्राफ अपन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में। अब देखो पहला ग्राफ जो था बच्चों, दैट इज 2s ऑर्बिटल ना, 2s ऑर्बिटल का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं कि इसमें मैं आपको पूछूं कि साई वर्सेस आर का प्लॉट बनाओ और मोड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट बनाओ। ठीक है, अब आपको देखना है 2s ऑर्बिटल में कैलकुलेट द रेडियल नोड। तो जब हम इसमें रेडियल नोड काउंट करेंगे बच्चों ना, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, रेडियल नोड का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, l का वैल्यू 0 माइनस 1 तो 1 हो गया। तो रेडियल नोड इसमें कितनी आएगी, 1 आएगी, मतलब एक बार r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब आपको पता है s ऑर्बिटल हमेशा मैक्सिमा से शुरू होगा, मैक्सिमा से शुरू होगा। तो अब ध्यान से देखना, मैक्सिमा से शुरू होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एक बार कट करना पड़ेगा आपको ना, अब ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, एक बार आपको कट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, तो r इक्वल टू 0 होगा, तो वह रेडियल नोड वही तो है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये वाला ग्राफ बनेगा आपका s ऑर्बिटल का। ठीक है, 2s ऑर्बिटल का ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब आपको ये चीज पता है बच्चों कि मोड ये वाला वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब आप मैथमेटिक्स में जो ग्राफ लोड करते हो, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करना बच्चों, नेगेटिव वाले पार्ट की इसकी मिरर इमेज बना देनी है। तो इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो बेसिकली आपका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब आपको पता है ये कितना होगा, एक रेडियल नोड हो गई। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ 2s। तो आपको हो गया, आपसे पूछा जाए साई वर्सेस आर या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछा जाए तो आपका ग्राफ हो जाएगा 2s के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3s ऑर्बिटल की। अब 3s ऑर्बिटल में आप रेडियल नोड काउंट करके बताइए बच्चों, रेडियल नोड कितना आएगा, n माइनस एल माइनस 1, तो रेडियल नोड इसमें 2 आएगा, तो 2 बार एक्स एक्सिस पे कट होगा यहां से, है ना। ठीक है, अब देखो साई वर्सेस आर का प्लॉट बनाते हैं, साई वर्सेस आर का जब हम प्लॉट बनाएंगे बच्चों, तो रेडियल नोड कितना आएगा, s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये मैक्सिमा से शुरू होगा, 2 बार एक्स एक्सिस पे कट करना पड़ेगा, तो एक बार ये कट कर दिया, फिर इधर कर दिया, अब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये आपको एग्जैक्टली है ना, इधर कट नहीं होगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। सबने ड्रॉ कर लिया भाई, समझ में आ गया। तो आपका एक बार इधर कट हो गया, एक बार फिर से, अब ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 रेडियल नोड आ गए, एक तो ये आ गई एंड अनदर वन इज दिस, तो ये रेडियल नोड आ गए। ठीक है, तो 2 रेडियल नोड आ गए। अब इधर देखो, अगला प्लॉट अगर आपको बनाना है मोड ऑफ साई स्क्वायर, है ना, वर्सेस आर का प्लॉट बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव वाले पार्ट की मिरर इमेज बना देनी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव वाले पार्ट की जब मिरर इमेज बनाएंगे बच्चों, तो इसकी मिरर इमेज बनाओ, और ये आपका हो गया, एक बार तो यहां कट हो गया, एक बार और कट करना पड़ेगा, और फिर आपको पीक का साइज डिक्रीज करना है, ध्यान से रखना, पीक का साइज डिक्रीज करते जाना। तो ये 2 रेडियल नोड आ गए, 2 जगह कट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3p ऑर्बिटल्स की। तो 3p ऑर्बिटल्स में आप बच्चों मुझे बताओ रेडियल नोड कितना आ गया, काउंट कीजिए। तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, n माइनस एल माइनस 1, तो रेडियल नोड आएगा 1। ठीक है, आपको पता है कि साई वर्सेस आर का जब प्लॉट बनाते हैं, या आर वर्सेस, या आप लिख लो या आर लिख लो यहां से ना, ठीक है, तो वो मिनिमा से शुरू होगा, तो रेडियल नोड कितना आएगा, 1 आएगा।
तो रेडियल नोड का देखो ये मिनिमा से शुरू होगा, तो है ना, ये वाला और एंड वाला को हम काउंट नहीं करते रेडियल नोड में, है ना, तो मिनिमा से शुरू होगा। तो अब आपको प्लॉट बनाना है कुछ, एक बार ये वाला प्लॉट बनेगा कुछ इस तरह से, तो ये एक रेडियल नोड आपका है, दिस इज रेडियल। ये वाला रेडियल नोड नहीं आएगी जो जीरो से शुरू हो रही है, जीरो के बाद में, है ना, जीरो के बाद में, ठीक है, तो रेडियल नोड इसमें 1 आएगी। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेज आर का अगर प्लॉट आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे बनाओगे? बस आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव वाले पार्ट की मिरर इमेज बना देनी है, तो ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इस वाले पार्ट की आपको मिरर इमेज आपको बना देनी है, क्योंकि ये आपका एक रेडियल नोड आ गया, ठीक है, ओके, ये आपका रेडियल नोड आ गया। अब ये है ना पीक डिक्रीजिंग बनानी है आपको, ओके। अब नेक्स्ट, अब आपको देखो, ये तो आपने किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप आराम से डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, अब यार 3D के लिए बना सकते हो, है ना। अब आपको रेडियल नोड काउंट करके सिंपल सा फंडा ही है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सेम जो ऑर्बिटल है 2s 3s और 3p के लिए आपसे मैं पूछूं कि बच्चों चलो जी अब की बार जो ग्राफ बनाना है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का बनाना, दैट इज यहां पे जो प्लॉट आपको दिया हुआ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेज आर का प्लॉट बनाओ। या कभी कभार आपको एग्जाम में से दिया होता है ड्रॉ द प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन dr थिकनेस सेल एट r डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये भी लिखा होता है, कभी कभार ये नहीं लिखा होता है ना, थ्योरेटिकली लिखा होता है। अब आप मुझे बताइए 2s के अंदर रेडियल नोड कितना आया था बच्चों? 1 था, इसके अंदर 2 था, इसके अंदर 1 था, तो इसके अंदर रेडियल नोड का वैल्यू जो था दैट इज द, यहां से अगर हम बात करेंगे तो रेडियल नोड कितना आया था, इसमें अगर हम बात, इसमें 1 था, अपना लिख लेते हैं एक बार, इसके अंदर रेडियल नोड 2 था और इसके अंदर रेडियल नोड 1 था। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको याद है कि सारे ग्राफ किससे शुरू होंगे? सारे ग्राफ जीरो से शुरू होंगे, सारे ग्राफ्स जीरो से शुरू होने वाले हैं, ओके। एस हो गया, पी हो, क्योंकि आर का वैल्यू क्या है बच्चों? आर का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो से, तो ए बस आपको ग्राफ कैसे बनाने हैं, और इनके सारे कर्व हमेशा क्या आएंगे? इनकी पीक्स इंक्रीजिंग आएगी, ओके। तो आपको इधर देखना है, तो एक रेडियल नोड आपको बनानी है, एक रेडियल नोड आपको बनानी है। अब इनकी पीक कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग आएगी, क्योंकि दिस इज द रेडियल नोड। अगली, क्योंकि आर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये वाला वैल्यू भी आपका इंक्रीज होगा, तो इनकी पीक इंक्रीजिंग में आएगी, ठीक है। 3s के लिए बना के देखो, 3s के लिए सेम प्लॉट करके देखो ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ओके, साई स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट करके देखो, इसमें कितनी नोड आ रही है? इसमें 2 नोड आ रही है, तो 2 बार एक्स एक्सिस पे आपको है ना, ये जीरो से शुरू करोगे, 1, ठीक है, 2, और ये आपको अब इंक्रीजिंग पीक आना चाहिए आपका ना, अब पीक क्या आना चाहिए? इंक्रीजिंग आना चाहिए। तो ये आपका जो प्लॉट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 1 2, ये प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा, ये रेडियल नोड आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि आर का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू आपका इंक्रीज होगा। तो दिस इज प्लॉट ऑफ 3s। 3p का प्लॉट बना के बताओ, रेडियल नोड का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। सारे ग्राफ जीरो से शुरू होंगे, जब इसका भी प्लॉट बनाओगे आप तो क्या बनेगा? 4 पाई आर, है ना, आर स्क्वायर डी आर, है ना, साई स्क्वायर वर्सेज आर का प्लॉट बनाओ। इसमें रेडियल नोड कितना लाओगे बच्चों? इसमें रेडियल नोड लाना पड़ेगा आपको 1, तो ये फिर आपको इंक्रीजिंग पीक बनानी है, तो ये रेडियल नोड आपका आएगा 1, ठीक है, लेकिन पीक को इंक्रीजिंग बनाना आप, ठीक है। लेकिन ये जब प्लॉट आता था साई स्क्वायर वर्सेज आर, तो वहां पे पीक डिक्रीजिंग होती थी, ठीक है। ये आपको किसी का ग्राफ आप बना सकते हो। एक बार क्विकली जल्दी से 4p का बताइए, फिर कुछ एडवांस के सवाल यहां से अपन करते हैं। हाँ जी, 4p का प्लॉट बनाइए, तो इसमें रेडियल नोड काउंट करोगे बच्चों, रेडियल नोड काउंट करो कितना आएगा? n माइनस l माइनस 1, तो रेडियल नोड 2 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए चलो जी बताइए ये वाला प्लॉट बता दो आप, है ना, 4, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर का प्लॉट आप बना दीजिए, 2 रेडियल नोड आएगी। तो आप सोच रहे हो कैसा प्लॉट आएगा? ओके जी, आपने देखा होगा प्लॉट कुछ इस तरह से आने वाला है, प्लॉट कुछ इस तरह से आने वाला है। इधर देखो ध्यान से, ये एक रेडियल नोड हो गई, ये हो गए 2 रेडियल नोड, ये आपका पूरा टच नहीं, इधर से कुछ इस तरह से रहेगा आपका ना, ये जो ग्राफ रहने वाला टच नहीं करेगा, ये प्लॉट आपका आने वाला है। इसी तरह से आप कोई भी ग्राफ यहां से बना सकते हो। इधर देखिए, तो आपने देख लिया। देखिए जे एडवांस 16 में सवाल पूछा गया था P is the probability of finding 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of, है ना, thickness dr बोला गया, at distance r from the nucleus, the volume of the cell is, आपको बोला गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है, तो आपका क्वालिटेटिव स्केच पूछा गया है P वर्सेस R का। P मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो प्लॉट पूछा गया डी आर थिकनेस से पूछा गया है, तो सारे जो ग्राफ जो शुरू होंगे वो जीरो से शुरू होंगे। अभी तो देखो ये मैक्सिमा से शुरू हो रहा है, ये भी मैक्सिमा से ये भी गया और ये भी गया, 2 ही ग्राफ आपके बच गए,
तो क्या s ऑर्बिटल में सिमेट्री होती है क्या इलेक्ट्रॉन के मिलने की, है ना सिमेट्री भाई। देखो ये पूरा ग्राफ सिमेट्रिक है, बोला गया कि इस डिस्टेंस पे जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही क्या होगी, थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पे भी सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी, जितनी ज्यादा पास में रहेंगी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है s में पास में ज्यादा होती है। तो ये भी गलत हो गया, फिर आपका प्लॉट क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्योंकि 1s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितना आ गया, तो रेडियल नोड की बात करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा n माइनस l माइनस 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए, अब उन्होंने जो फंक्शन दिया बच्चों इसमें दिया है r वर्सेस साई, या साई वर्सेस बोल दो इसको, या यहाँ पे लिखा हो तो साई वर्सेस r का प्लॉट होता है। आपसे पूछा गया है कौन कौन सा ग्राफ होगा। अब इस देखो ध्यान से इस ग्राफ को आपको ध्यान से देखना ना कि भाई देखो ये जो ग्राफ शुरू हो रहा है, ये आपका ग्राफ शुरू हो रहा है मिनिमा से, और ये दोनों जो ग्राफ शुरू हो रहे हैं मैक्सिमा से शुरू हो रहे हैं, तो पक्का ये हो गया कि ये तो एस है, ये तो एस है, एस ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, ये पी हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, पी हो सकता है डी हो, तो ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया, पी हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें रेडियल नोड कितनी आ रही है बच्चों, अगर इसमें रेडियल नोड काउंट करोगे तो इसमें रेडियल नोड का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। इस वाले केस में रेडियल नोड का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 2 है, और इस वाले केस में रेडियल नोड का वैल्यू कितना है, 0 है। तो मतलब ये तो 1s हो गया अपना, और ये कितना हो, रेडियल नोड 2 3s में कितनी आई थी, n माइनस l माइनस 1, तो ये 3s 1s तो मैच कर गया। चलो ठीक है, बस आपको देखना है कि इस वाले केस में रेडियल नोड का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 3p में रेडियल नोड कितनी आती है, n माइनस l माइनस 1, तो ये 1 ही आती है, तो यही आपका आंसर हो गया। 3d में रेडियल नोड कितनी आएगी, n माइनस l कितना होता है 2 माइनस 1, उसमें 0 आ रही है, 3d में 0 आ रही है। तो आपका ग्राफ 3d का कैसा दिखेगा, 3d का ग्राफ आपका 1s की तरह दिखेगा, इस तरह से यहां तक है ना। ओके, एक और सवाल कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ 3s ऑर्बिटल, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको बोला गया, मतलब आपको बोला गया रेडियल प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर, और बोला गया 3s का ग्राफ आपको बोला गया। तो 3s ऑर्बिटल हमेशा मैक्सिमा से शुरू होगा, आपको पता है s ऑर्बिटल मैक्सिमा से शुरू होगा, तो ये इधर देखो नीचे से शुरू हो रहा है, ये भी गलत है, ये मैक्सिमा से शुरू हो रहा है, और इसमें जो स्लोप है ना, तो ये पीक्स डिक्रीजिंग में आती है, तो ये भी आपका गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो दो ही आपके ग्राफ बचे। और ये वाला ग्राफ अगर ध्यान से देखोगे यार ये तो नेगेटिव में है, ये तो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये भी गलत है। तो आपका जो आंसर आएगा ये थोड़ी देर पहले जो अपने ड्रॉ किया था, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया था 3s के लिए, 3s के लिए कुछ इसी तरह से ड्रॉ किया था, 3s का ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था क्या, ठीक है, डिक्रीजिंग पीक्स। ओके, आया समझ में, हाँ यस। तो आपने देखा होगा बच्चों क्विकली आप है ना कोई भी ग्राफ श्रोडिंगर का आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो बस दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है क्विकली, है ना, और बस आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, कैसे सवालों में अप्लाई करते हैं, और है ना जे एडवांस में अगर और भी अच्छे सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं, और है ना या पूरे सब टॉपिक वाइज आपको पता है कि आपने मेंस अच्छे से कर लिया, थ्योरी पढ़ी हुई है, तो जे एडवांस को इतना टफ लेवल्स नहीं होता। ओके, आप केमिस्ट्री में आप देखते हो 60-70-80% अगर आप सिलेबस करके जाते हो, 60-70% भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, सारे टॉपिक से सवाल करके जाते हो, ओवरऑल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, 70-80% हो गया, तो भी आप जे एडवांस में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। इसलिए आपके लिए एक्सट्रीम बैच है, उसमें इसी तरह के अच्छे अच्छे सवालों के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है। एटॉमिक्स में और भी थोड़े अलग लेवल के जे एडवांस में सवाल बनते हैं, सब कुछ आपको है ना डिस्कस कराया जाता है अच्छे से, कि स्पेसिफिकली प्रैक्टिस है ना, सारी 120+ लाइव क्लासेस आपके यहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल है। और देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एडवांस प्रैक्टिस शीट, है ना, एडवांस का आप टेस्ट सीरीज आपको देना होगा। ओके, तो इसके अंदर ऑलरेडी अच्छे टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मिलते हैं फिर है ना अपने एडवांस बैच के अंदर, कि देखो प्रॉब्लम्स को कैसे अप्लाई, ना कई लोग बस पीवाईक्यू करते रहते हैं, बट आपको पीवाईक्यू ही नहीं करना, वो तो पहली प्रायोरिटी, तो उसके बाद में नए सवाल आपको करना है, ताकि आपको पता लगे कि भाई कैसे अपन यहाँ पे कंसेप्ट्स को अप्लाई कर लेते हैं। वो सारी चीजें हम एक्सट्रीम बैच में सीखेंगे। और देखो मैं हमेशा चाहता हूँ कि पहला अटेम्प्ट आपका जो भी आप दे रहे हो अच्छे से दो, ओके, है ना, पूरे जोश के साथ। उसके बाद में आप है ना अगर कुछ भी अगर होता है कि है ना, तो उसके लिए आपका ड्रॉपर बैच ऑलरेडी है। कई सारे बच्चों ने अभी सोचा होगा कि सर अभी हमें तो जे एडवांस अच्छे से फोड़ना नेक्स्ट ईयर, अगर वो प्लानिंग करें तो उनके लिए ड्रॉपर बैच है। और जो बच्चे अभी से जे एडवांस की तैयारी और के जो अभी ड्रॉप है ना, गिव योर बेस्ट, है ना, गिव योर बेस्ट। फिर नहीं होता अगर सपोज है ना कुछ भी है ना, तो फिर उसके बाद में ड्रॉप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि जो है ना आप ड्रॉप लेने की नौबत आए ना, बिकॉज ट्राई योर बेस्ट। तो मिलते हैं अपन एक्सट्रीम बैच में। ओके,
और जो बच्चों ने प्लानिंग कर लिया है, जिनकी अभी अच्छा जेई मेंस नहीं गया होगा, जो ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि नहीं यार अब ड्रॉपर शुरू करना होगा, जे एडवांस दे लेंगे, लेकिन अगले साल फिर एक अच्छी जो ड्रीम आईआईटी है उसमें, तो उसके लिए आपका इन्फिनिटी बैच आपका है। सारी बिल्कुल इस सारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज होती है, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलता है यहाँ पे। ओके, मेंटोरशिप, आपके टीचर आपको मेंटोरशिप करते रहेंगे कि है ना, डिस्कशन आपका चलता रहेगा, पूरा सब कुछ फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑन है ना, यहाँ पे अभी ऑनलाइन में सबसे वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच आपका होने वाला है, इन्फिनिटी फॉर ड्रॉपर्स। सो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो है ना, वीडियो के बाद में जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, सो दैट वी कैन नेक्स्ट सब टॉपिक्स के ऊपर, जैसे रिडॉक्स के ऊपर भी है ना टाइट्रेशन होता है और इंडिकेटर्स के कुछ अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, तो ओपन फिर डिस्कस करेंगे, यू शुड अप्रिशिएट इट। ओके बच्चों, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।